मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अभी 10th का रिज़ल्ट भी नहीं आया और सर ने क्लास 11th स्टार्ट कर दी। दोस्तों, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपका क्या बेनिफिट है? आपका यह बेनिफिट है कि अभी आपका फ्री टाइम चल रहा है, तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। हम लोग समय से NCERT और RD शर्मा बुक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। अगर हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी हम सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेकर के आया करूंगा, और अगर आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर भी डाउट क्लियर कर दिया करूंगा। चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ करेंगे। यह टेस्ट एक ऐप पर हुआ करेंगे। बहुत जल्दी हम एक ऑनलाइन ऐप लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐप पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे और अपने रिजल्ट भी चेक कर सकेंगे। इसलिए अब हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना चाहिए। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है भाई? ये जो वर्ड है सेट, इसका आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो। जैसे जब आप स्टेशनरी से कलर्स परचेज करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर से क्या कहते हैं कि एक स्केच पेन का सेट निकाल दो, है ना? या फिर आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन जब परचेज करते हैं इकट्ठे कई सारे, तो आप इस तरह से बोलते हैं कि ब्लैक पेन का सेट निकाल दो, ब्लू पेन का सेट निकाल दो, या बॉल पेन का सेट निकाल दो, जेल पेन का सेट निकाल दो, है ना? और कहाँ हम यूज करते हैं इस वर्ड का? जब आप 10th पास करके 11th में आएंगे तब आप स्टेशनरी से बुक्स परचेज करने जाएंगे, तो आप शॉपकीपर से क्या कहेंगे कि क्लास 11th की बुक्स का सेट दे दो, है ना? और कहाँ यूज करते हैं? जैसे आप ताश तो खेलते ही होंगे, तो आप अपने दोस्त से क्या कहते हैं कि क्या तेरे पास प्लेइंग कार्ड्स का सेट है? हाँ? और कहाँ हम इस वर्ड का यूज करते हैं? हमारे बाप दादाओं के को जो है पुराने गाने सुनने का शौक होता है ना? उनके पास पुराने गानों की CD DVD कैसेट रखी होती हैं, तो वो क्या कहते हैं कि उनके पास क्लासिकल सॉन्ग्स का सेट है या CD DVD का सेट है। इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये सेट वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं? एक्चुअली सेट क्या होता है? सेट किसी भी चीज के कलेक्शन को कहते हैं। सेट एक कलेक्शन होता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। लेकिन दोस्तों, मैथमेटिक्स में इतनी डेफिनेशन से काम नहीं चलता है। मैथ्स में सेट का और ज्यादा गहरा मतलब होता है। कलेक्शन के आगे एक वर्ड और जोड़ते हैं, वेल डिफाइंड। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेट की डेफिनेशन होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स या सेट, कुछ भी लिख दो। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? देखिए, वेल डिफाइंड को हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का क्या मतलब है? फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मेरे को टैलेंटेड राइटर्स के नेम बताइए। आप लोग जवाब दे सकते हैं कि टैलेंटेड राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, और कौन कौन से टैलेंटेड राइटर्स हो सकते हैं आप लोगों की निगाह में? रविन्द्रनाथ टैगोर, और बताओ, तुलसीदास, विलियम शेक्सपियर। क्या ये सब के सब राइटर्स आपकी निगाह में टैलेंटेड हैं? ये सब के सब राइटर्स? हो सकता है आप में से कुछ लोगों की निगाह में विलियम शेक्सपियर टैलेंटेड राइटर ना हो। हो सकता है आप में से कुछ की निगाह में रविन्द्रनाथ टैगोर टैलेंटेड राइटर ना हो। है क्या हर एक व्यक्ति की निगाह में मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर टैलेंटेड राइटर होंगे? नहीं, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है
किसी पर्सन के लिए कुछ हो सकते हैं, टैलेंटेड राइटर किसी पर्सन के लिए कुछ और हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं टैलेंटेड राइटर्स के कलेक्शन की बात करूं, टैलेंटेड राइटर्स, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के निगाह में टैलेंटेड राइटर अलग अलग हैं। अच्छा, इसकी बजाय अगर मैं ये कहता इंडियन राइटर्स, इंडियन राइटर्स, तो इंडियन राइटर्स का जो सेट होगा या कलेक्शन होगा, इसमें आपके मुंशी प्रेमचंद भी आ जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी आ जाएंगे, तुलसीदास भी आ जाएंगे, और भी बहुत सारे राइटर्स जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन क्या शेक्सपियर आएंगे, विलियम शेक्सपियर आएंगे क्या? नहीं, है ना। इसमें तो कोई वो है नहीं, दो राय है नहीं भाई। आप भी कहेंगे कि विलियम शेक्सपियर इंडियन राइटर नहीं है, और भी कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो भी अगर जानता होगा विलियम शेक्सपियर कहाँ के हैं, किसी फॉरेन कंट्री के हैं, तो वो कहेंगे ये इंडियन राइटर नहीं है ना। मुंशी प्रेमचंद आपके लिए भी इंडियन राइटर है, मेरे लिए भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, तुलसीदास मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर एक किसी के लिए ये तीन तो इंडियन राइटर्स ही हैं। तो इंडियन राइटर्स को लेकर के कोई दो राय नहीं है, जबकि टैलेंटेड राइटर्स को लेकर के दो राय हो सकती हैं। किसी की नजर में कोई और हो सकता है टैलेंटेड राइटर, और किसी की नजर में कोई और, जबकि इंडियन राइटर सभी के लिए सेम होंगे, है ना। इस तरीके के और भी होंगे। तो जो ये इंडियन राइटर्स का कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जबकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं था, नॉट। तो इसलिए इंडियन राइटर्स के कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड सेट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि सेट किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से। जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें और एग्जांपल्स मिलेंगे, हमें और अच्छे से बात क्लियर होगी। तो मैं बुक लेकर के आता हूं। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहा हूं, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। अगर नोट करना हो तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। एक सेकंड में चेक कर लूं कि ये कैमरा चालू है या नहीं, कहीं पता चला ऑफ ना हो गया हो। हाँ, कैमरा चालू है। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को देख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ऑफ अ ईयर beginning with letter J। अब यहां पर क्या बात चल रही है, यहां पर ऐसा कलेक्शन की बात चल रही है, ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से स्टार्ट होने वाले सारे महीनों का कलेक्शन। तो बताओ बेटा, लेटर जे से कौन कौन से मंथ्स स्टार्ट होते हैं? जनवरी, जनवरी के बाद जून, और जून के बाद जुलाई। इन तीन के अलावा कोई और मंथ ऐसा होता है जो लेटर जे से स्टार्ट होता हो? नहीं ना। आप भी इस बात से एग्री करते हैं, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, और कोई तीसरा व्यक्ति होगा उसे भी इस बात से एग्री होना पड़ेगा, है ना। तो ये तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको लेकर कोई दो राय तो है नहीं। तो इसलिए इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज अ सेट। यह एक सेट है।
ठीक है। सेकंड पार्ट हमको दे रखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। इसमें हमें ऐसा कलेक्शन ऑफ इंडिया लिखा है। हाँ, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं, कौन कौन से जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के। तो भाई आपकी निगाह में टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकता है, मेरी निगाह में कोई और हो सकता है। टैलेंटेड राइटर्स पे तो अभी हमने बात की थी ना, तो ये तो एक वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। इट इज नॉट अ सेट। तो इसका आंसर लिख देंगे नॉट सेट। ठीक है, ये सेट नहीं है, ये वाला था, ये नहीं है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम। अब भाई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपकी निगाह में कोई और हो सकता है, मेरी निगाह में कोई और हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति की निगाह में और कोई हो सकता है। इसको लेकर के तो दो राय क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा और इसको हम फिर सेट नहीं कह सकते। इट इज नॉट अ सेट। तो इसका आंसर लिख देंगे नॉट सेट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, आपकी क्लास में लड़कों का कलेक्शन, बॉयज का कलेक्शन। तो भाई आपकी क्लास में जो बॉयज होंगे वो फिक्स्ड होंगे, है ना, उनके जो नेम है वो नेम हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लो आपकी क्लास में 10 बॉयज हैं और उनमें से किसी एक बॉय का नेम है B1, किसी का नाम है B2, किसी तीसरे का नाम है B3। इस तरह से 10 बॉयज होंगे, 10वें बॉय का नाम B10 मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई आपकी क्लास में जो बॉयज हैं वो हर एक पर्सन के लिए वही बॉयज होंगे, इसमें तो कोई दो राय होगी नहीं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये सेट है। इट इज अ सेट। लिख देंगे यस इट इज अ सेट। यस इट इज अ सेट। बात समझ में आई? तो अभी तक पहला और चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट सेट है, सेकंड एंड थर्ड नहीं है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 100। हाँ, तो नेचुरल नंबर्स तो आप जानते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, फिर उसके बाद आता है 2, फिर 3, इस तरह से नेचुरल नंबर्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हमें इसमें ऐसा कलेक्शन लिखना है जिसमें 100 से कम नेचुरल नंबर्स आते हो। तो हम लिख देंगे 1, 2, 3 और इस तरह से कहाँ तक लिख देंगे? 99 तक लिख देंगे। भाई ये सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे इस कलेक्शन में, जो मेरे लिए आएंगे वही आपके लिए आएंगे, है ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हम इसको सेट कह सकते हैं। यस इट इज अ सेट। सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है? A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। A collection of novels
मैं एक काम करता हूँ, ऊपर का इरेज कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, 6th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन। तो भाई हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन से नॉवेल्स लिखे गए हैं, गोदान, गबन, है ना, इस तरह के और भी कई सारे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के भी कोई दो राय तो है नहीं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हम इसे सेट कह सकते हैं। तो लिख देंगे यस इट इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट 7th पार्ट दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। The collection of all even integers, the collection of all even integers। तो भाई इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इवन इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, नेगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट होंगे, पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइट होंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, है ना। तो इसको लेकर के भी दो राय नहीं है भाई। जिन्हें नॉलेज होगी इवन इंटीजर्स की वो कहेंगे कि यही इवन इंटीजर्स है, ठीक है। 1, 3 ये तो ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे, इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो लिख देंगे यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, ठीक है। एट्थ पार्ट क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, the collection of questions in this chapter। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही तो है भाई। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस जो आपके लिए दे रखे हैं वही मेरे लिए दे रखे हैं, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका आंसर लिख देंगे यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। हाँ, 9th पार्ट में दे रखा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर। अब बताओ भाई, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर आपकी निगाह में कौन सा है? हो सकता है कि आप में से किसी की निगाह में लॉयन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो, है ना। किसी की निगाह में लॉयन ना बिल्कुल खतरनाक ना हो, टाइगर हो, है ना। हो सकता है आपकी निगाह में क्रोकोडाइल बहुत खतरनाक हो। अब जरूरी तो नहीं कि सबकी निगाह में क्रोकोडाइल खतरनाक हो। अब जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए एक किंवदंती बहुत प्रसिद्ध है कि वो बचपन में मगरमच्छ का बच्चा उठा लाए थे। इससे ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी को मगरमच्छ से डर नहीं लगता, उनके लिए डेंजरस एनिमल नहीं है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, है ना। अब भाई क्या हम लोग क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ का बच्चा तालाब से उठा ले आएंगे क्या?
नहीं, हमें तो डर लगता है। हो सकता है आपको ना लगता हो, आप उठा ले आए, मेरे को तो लगता है डर, मैं तो नहीं उठाऊंगा। तो भाई अलग अलग लोगों की निगाह में ये डेंजरस एनिमल अलग अलग होंगे, है ना। किसी की निगाह में क्रोकोडाइल डेंजरस एनिमल हो सकता है और किसी की निगाह में नहीं, है ना। इसी तरह किसी की निगाह में स्नेक डेंजरस एनिमल हो सकता है, किसी की निगाह में नहीं हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट सेट। इसका आंसर लिख देंगे नो, इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट बिकॉज most dangerous animals are not well defined. तो बात समझ में आई आप लोगों के? आप इसे नोट कर लीजिए।